SFDC salesforce.com के पार्ट 2 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में पूरा लर्न करेंगे। बट अगर आपने हमारा पार्ट 1 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स अगर नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आप पहले अगर आप न्यू हैं फॉर salesforce.com मीन्स SFDC के लिए अगर आप न्यू हैं सो फर्स्ट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बिगिनर लेक्चर को एक बार देख लें पूरा और उसके बाद इस वीडियो पे दोबारा शिफ्ट हो जाएं। सो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के साथ सेल्सफोर्स में। तो सबसे पहले हम लोग developer.salesforce.com के लॉगिन पैनल पे जाएंगे और लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले। लॉगिन करने के बाद अब हमें स्टार्ट करना है अपेक्स क्लासेस के बारे में। सो प्रीवियस लेक्चर में आप सबने व्यू किया था कि हमने एनोनिमस कोड पे काम किया था, क्योंकि तब तक कोई भी नेम्ड क्लास या फिर कोई भी नेम्ड फाइल हमारे पास नहीं थी। बट अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए अपेक्स क्लासेस बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि नेम्ड डॉक्यूमेंट में काम होगा। सो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे क्विक फाइंड की तरफ और यहाँ पे लिखेंगे अपेक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे अपेक्स क्लासेस। सो अपेक्स क्लासेस के अंदर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे अपेक्स क्लासेस सो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स विंडो जहाँ पर आपके थ्रू बनाई गई सारी क्लासेस लिस्टेड रहेंगी और यहीं से आप क्रिएट करेंगे न्यू क्लास ऑप्शन। सो इस विंडो अपेक्स क्लासेस के अंदर हमें शिफ्ट होना होगा न्यू ऑप्शन के अंदर। सो क्लिक करेंगे न्यू और हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा ब्लैंक एडिटर, जहां पर जाकर हम अपनी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास जिसे हम सेव करेंगे विथ प्रॉपर नेमिंग ताकि उसे इजीली एक्सेस किया जा सके अदर कोड फाइल्स पे भी। सो बिगिन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम। सो सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। सो सिंटैक्स आता है सबसे पहले एक्सेस मोड, एक्सेस मोड के बाद क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम एंड कर्ली ब्रैकेट। सो ये रहेगा आपका सिंटैक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बनाने का अपेक्स प्रोग्रामिंग में। अब एक्सेस मोड की बात आती है तो एक्सेस मोड जो हमें रेगुलर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल मिलते हैं वो है प्राइवेट जो कि डिफ़ॉल्ट है, देन पब्लिक, इसके बाद हमें मिल जाता है प्रोटेक्टेड और साथ ही साथ ग्लोबल। सो जो ग्लोबल वेरिएबल है जो पर्पस है ग्लोबल वेरिएबल का वो बेसिकली आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो बेसिक पर्पस रहता है ग्लोबल का वो होता है लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज के साथ एक्सेस करने का। सो आगे चल के हम अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड ग्लोबल ये आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल मिलते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग में। सो बिगिन करते हैं क्लास का सिंटैक्स। सो हमने यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर हमारा क्लास हमने यहाँ पे मेंशन किया माय फर्स्ट अपेक्स क्लास। सो माय फर्स्ट अपेक्स क्लास को हमने लिखा है कैपिटल मोड पे, मींस हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, सो जिसे हम टाइटल केस कहते हैं। सो यही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अपेक्स में भी। और साथ ही साथ पहले एक्सेस मोड लिखा जाएगा पब्लिक ताकि हम इसे आउटसाइड इस अपेक्स क्लास प्रोग्राम यूज़ कर सकें। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया जो कि आपके क्लास का स्कोप कहलाएगा। क्लास के अंदर हमने बनाया एक पब्लिक फंक्शन और क्लास के ऑफकोर्स आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ऑलरेडी फैमिलियर हैं। हर क्लास के अंदर दो चीज़ें बनेंगी, एक होता है स्टेट और नेक्स्ट होता है बिहेवियर जिसे हम फंक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं।
सो फंक्शंस, मेथड्स एंड बिहेवियर ये बनेंगे, और स्टेट्स जो कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्लास लेवल पे कहलाता है, क्लास लेवल डेटा और क्लास लेवल मेथड्स। सो दो ही चीज़ें हमारे क्लासेस के अंदर बनती हैं, फिर इनके फर्दर डिविजन्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड अदर थिंग्स। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले माय फर्स्ट अपेक्स क्लास के अंदर एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो फंक्शन बनाने का जो सिंटैक्स रहेगा उसे भी पहले हम इस कमेंट में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए भी सबसे पहले आप प्रोवाइड करवाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि होगा एक्सेस मोड, देन रिटर्न टाइप, अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम मेंशन करने के लिए आप कैमल केस का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उनकी लिस्टिंग यहाँ पे टाइप्स मेंशन करेंगे, arg टाइप, जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके टाइप मेंशन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न। रिटर्न लिखना ऑप्शनल है, अगर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है तो आप रिटर्न अवॉइड कर सकते हैं। सो यही सिंटैक्स आपने नॉर्मली सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प में व्यू किया था, वही सिंटैक्स आपके अपेक्स क्लास प्रोग्रामिंग में भी डिराइव होता है। सो हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक वॉइड, जब रिटर्न करने के लिए कोई भी वैल्यू ना हो, सो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वॉइड डेटा टाइप का। सो माय फर्स्ट मैसेज, सो माय का m स्मॉल होगा, माय फर्स्ट मैसेज, आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं रहेंगे, कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न स्टेटमेंट ब्लैंक रहेगा, और हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट डिबग, और डिबग के ब्रैकेट में लिख देंगे माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम मैसेज। सो इस तरह से हमने एक मैसेज यहाँ पे प्लेस किया, सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर, एंड सेमीकोलन। सो इस तरह से हमारे पास एक अपेक्स क्लास का सिंटैक्स जनरेट हुआ, जहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। चलिए अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, इसे करते हैं सेव, और सेव हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होता, मींस अगर कोई सिंटैक्स एरर होता, तो यहीं पे ही हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट कर देता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करें, हम एडिट पे जाएंगे, सबसे पहले हमारा सबसे पहले तो ये देखिए क्लास सेव हुआ है, नेम माय फर्स्ट अपेक्स क्लास, स्टेटस है एक्टिव, कोड कवरेज अभी 0% कवरेज हुआ है क्योंकि हमने कुछ स्पेशल ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, क्रिएटेड बाय नेम, डेट, टाइम, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको इस क्लास में कोई चेंज करना है, सो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट मोड ओपन होगा, जहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कर देने के बाद अगेन आपको क्लिक करना होगा सेव ऑप्शन पे, क्विक सेव, सेव बोथ सेम है। इसके बाद जो अदर डिटेल्स थी वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लास समरी, पहला जो टैब दिया हुआ है वो है क्लास बॉडी, जो हमने कोड मेंशन किया है वो पूरा क्लास बॉडी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है क्लास समरी, क्लास समरी, वर्जन सेटिंग्स और टैग फ्लैग, इनका यूज़ हमारे पास आएगा जब हमारे पास क्लास के अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड होंगी। अभी हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे सिर्फ एक मैसेज को दिखाने के लिए क्लास बनाई है। सो समरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टेट है ही नहीं अभी हमारे पास, अभी सिर्फ एक फंक्शन बना है, कोई स्टेट है ही नहीं, इसी वजह से समरी इस वक्त अभी ब्लैंक है पूरी। देन वर्जन सेटिंग्स, जो वर्जन है 5.09, ये डिफ़ॉल्ट एपीआई का कोड जनरेट हुआ है। सो जब जब चेंज होगा वर्जन आपका चेंज होता जाएगा। एंड ट्रेस फ्लैग्स, अभी तक हमने कोई फ्लैग जनरेट नहीं किया है, आगे चल के देखेंगे फ्लैग्स का क्या यूज़ हमारे पास आता है। सो अब आता है कि इसको रन किस तरह से किया जाएगा। क्लास तो हमारी क्रिएट हो गई है, अब इसको रन कैसे किया जाएगा। क्लास का नाम है माय फर्स्ट अपेक्स क्लास, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे रन करने के लिए आपको जाना होगा अपने एनोनिमस कोड की तरफ, तो चलते हैं डेवलपर कंसोल पे, हम स्टार्ट करेंगे और इस ओपन एनोनिमस विंडो पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी क्लास का।
अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपने बिगनर्स लेवल पे देखा हुआ है, जैसे कि हमने सेट, लिस्ट और मैप के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। उसी तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा माय फर्स्ट क्लास का obj इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ माय फर्स्ट क्लास। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने पहले क्लास का नाम लिखा, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड मीन्स एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो माय फर्स्ट अपेक्स क्लास का और इनिशलाइज कर दो obj पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें फंक्शन को रन करना है। सो कॉलिंग स्टेटमेंट फंक्शन की कैसी आएगी, फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट। सो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा जाएगा obj डॉट एंड, अभी तो ये दिखा रहा है नो सिंबल फाउंड, अवॉइड करिए इसे। जो फंक्शन का नाम था हमारा, जो फंक्शन हमने बनाया था वो था फंक्शन हमारे पास, इसे थोड़ा स्क्रॉल अप करें, फंक्शन था माय फर्स्ट मैसेज, एम स्मॉल था, एफ और एम कैपिटल था। सो माय फर्स्ट मैसेज एंड सेमीकोलन। सो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाया। पहला स्टेटमेंट था ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सेकेंड स्टेटमेंट था हमारे स्टेट लेवल फंक्शन को कॉल करना। चलिए अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ये पूरा बिगनर लेवल पे देख चुके हैं। सो क्लिक किया हमने एग्जीक्यूट पर और क्लिक करते हैं डिबग ओनली। सो मैसेज आ गया माय फर्स्ट ऊप्स मैसेज, माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम मैसेज। और यही हमने मेंशन किया हुआ था हमारे क्लास के अंदर, जो कि था माय फर्स्ट अपेक्स क्लास मैसेज का पहला मैसेज, माय फर्स्ट मैसेज विथ सिस्टम डॉट डिबग माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम मैसेज। सो ये बहुत ही बेसिक बिगिनर लेवल पे हमने देखा कि क्लास को और फंक्शन को बनाना किस तरह से है और उसका ऑब्जेक्ट और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होना है। अब हम बिगिन करेंगे हमारा सेकंड क्लास, जहां पर हम मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्लास और न्यू क्लास के लिए हमने बिगिन किया हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज कर दें ताकि व्यू हमारे पास प्रॉपर रहे। ये मैक्सिमम साइज़ है। सो हमने लिखा पब्लिक क्लास और क्लास का हमने नाम दिया है सबसे पहला एरिथ प्रोसेस, क्योंकि इनिशियल क्लास के स्टेट्स को डिस्कस करने के लिए काफ़ी इजी पैटर्न है। और इसी के साथ हम कई टर्म्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इस पे कवर अप करेंगे। सो पब्लिक क्लास एरिथ प्रोसेस, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेट मतलब डेटा वेरिएबल्स। सो डेटा वेरिएबल्स बनाने का सिंटैक्स, सबसे पहले एक्सेस मोड। सो सबसे पहले एक्सेस मोड आएगा, फिर आपके पास डेटा टाइप आएगा, देन नेम, जो भी आपका नेम है आपके डेटा मेंबर का। सो जो भी डेटा मेंबर का नेम है। एग्जाम्पल हमने लिया प्राइवेट इंटीजर और डिजिट 1 एंड इसी तरह से डिजिट 2, दो हमने ले लिए और एक ले लिया हमने यहाँ पर मैक्स एंड मिन, दो हमने वेरिएबल्स ले लिए रिजल्ट से रिलेटेड। और टोटल मिला के हमारे पास 4 डेटा मेंबर्स बने हैं और चारों का डेटा टाइप है इंटीजर और चारों ही प्राइवेट है, मतलब क्लास के बाहर इनका एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगा। अब हम दो फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम डिजिट 1 और डिजिट 2 को इनिशलाइज करेंगे, जिसे कहा जाता है सेटर्स, जिसमें हम वैल्यू सेट करते हैं। सो हमने बनाया पब्लिक वॉइड सेट डिजिट 1 या सेट फर्स्ट डिजिट, और ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट अभी नहीं भेजा है हमने, सॉरी इसमें एक आर्गुमेंट रिसीव करना होगा तभी तो हमें डिजिट मिलेगा। सो आर्ग्यूमेंट के साथ आया है arg, और इस arg पे हमने लिखा दिस डॉट डिजिट 1 इक्वल्स टू arg।
आप में से जिसने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ी हुई है वो सभी फैमिलियर होंगे। दिस का मतलब होता था क्लास लेवल स्टेट वेरिएबल्स। दिस मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू एरिथ प्रोसेस को हम अभी एक्सेस कर रहे हैं, जिस मेमोरी ऑब्जेक्ट या जिस मेमोरी पॉइंटर के थ्रू, जिस पर्टिकुलर मेमोरी पॉइंटर के थ्रू हम लोग एरिथ प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसी पॉइंटर का डिजिट 1 लोकेशन पे ARG की वैल्यू को इनिशलाइज करवाना है। और इसके बाद बना देंगे इसका गेट फंक्शन और पहले टेस्ट करेंगे इस प्रोसेस को। पब्लिक वॉइड गेट फर्स्ट डिजिट, नो आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न टाइप वॉइड इसलिए रखा है क्योंकि ये रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करवा देगा। और आप चाहें अगर डिस्प्ले आप बाहर रखना चाहते हैं आप इसके साथ रिटर्न करवा सकते हैं। मतलब अगर एनोनिमस कोड पे आप चाहते हैं कि आप आउटपुट स्टेटमेंट लिखें, इंटीजर रिटर्न होगा और रिटर्न के साथ हम करवा देंगे दिस डॉट डिजिट 1। और अब करते हैं इसको सेव। अभी हम सिर्फ डिजिट 1 के साथ अपने मेंबर फंक्शंस की टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारे सेटर्स और गेटर्स जो दोनों फंक्शन हैं और जो दिस ऑपरेटर है जिसका पर्पस होता है क्लास लेवल डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना इनसाइड मेंबर फंक्शंस, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। स्क्रॉल अप करते हैं, सेव करते हैं। एनोनिमस विंडो पे हम ओपन करेंगे हम अपना एनोनिमस विंडो, और जो हमारा प्रोग्राम बना था फर्स्ट अपेक्स क्लास, इसकी जगह हम बनाएंगे एरिथ प्रोसेस का ऑब्जेक्ट। इसको हम हटा देते हैं अब, और एरिथ प्रोसेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj इक्वल्स टू द न्यू इंस्टेंस ऑफ एरिथ प्रोसेस। और एरिथ प्रोसेस में हम obj डॉट सेट फर्स्ट डिजिट हमने लाइक भेज दिया 5, फिर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है r वैल्यू, मतलब रिटर्न वैल्यू, r वैल्यू इक्वल्स टू obj डॉट गेट, जो डिजिट हमने भेजा था फर्स्ट डिजिट उसे एक्सेस करेंगे, और फिर सिस्टम डॉट डिबग ब्रैकेट में rval। तो देखते हैं 5 वापस आ रहा है कि नहीं। ये टेस्टिंग है बेसिकली दिस के बारे में कि क्लास के अंदर दिस ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए रन करते हैं। तो हमने किया एग्जीक्यूट, एंड डिबग ओनली, एंड वैल्यू 5, यहाँ पर सक्सेसफुली हमें 5 दिख रहा है। इस तरह से रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, मतलब सेटर्स और गेटर्स को कॉल करने के लिए फंक्शन, और साथ ही साथ किस तरह से आपका दिस ऑपरेटर रोल प्ले करेगा ये हमने यहाँ पे व्यू किया है। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जिस तरह से फर्स्ट डिजिट था उसी तरह से पब्लिक वॉइड सेकेंड डिजिट, और साथ में सेट कीवर्ड सेट सेकेंड डिजिट इंटीजर ARG। आप चाहते तो एक फंक्शन बना सकते थे सेट डेटा मेंबर्स, और उसमें दोनों ही डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज कर सकते थे, बट हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि जितने डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए इंडिविजुअल सेटर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। डिजिट 2 इक्वल्स टू ARG, और साथ ही साथ जिस तरह से गेट फंक्शन था फर्स्ट डिजिट के लिए, उसी तरह से एक और पब्लिक फंक्शन बना देते हैं इंटीजर गेट सेकेंड डिजिट, और कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन रिटर्न दिस डॉट डिजिट 2। दिस लिखना अभी ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर मैं दिस नहीं भी लिखूंगा तो भी जो डेटा मेंबर है वो डिजिट 2 को करंट ऑब्जेक्ट के
डेटा मेंबर्स पे ही सर्च करेगा। मतलब डेटा जो डेटा फंक्शन है हमारा, जो गेट सेकेंड डिजिट जो हमारा डेटा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन डिजिट 2 वाले डेटा मेंबर को क्लास लेवल पे ही सर्च करेगा। एक्चुअल में दिस की ज़रूरत पड़ जाती है यदि आर्ग्यूमेंट जो हमने सेट फर्स्ट डिजिट में इंटीजर आर्ग्यूमेंट रिसीव किया था, अगर इस आर्ग्यूमेंट का नाम भी डिजिट कर देता, डिजिट 1 ही कर देता, अगर इस आर्ग्यूमेंट का नाम भी डिजिट 1 होता, तब यहाँ पर बहुत रिक्वायर्ड हो जाता दिस को यूज़ करना। क्योंकि अगर दिस को अवॉइड कर दें तब हमारा जो इंटरप्रेटर है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा डिजिट 1 किस डिजिट 1 पे इनिशलाइज हो रहा है, एम्बिग्यूटी एरर। उसे दूर करने के लिए दिस यहाँ पे कंपलसरी हो जाता। बट अभी हमने जो आर्ग्यूमेंट लिया था वो ARG के नाम से ही था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि दिस लगाना क्यों कंपलसरी हो जाता है ऐसे में। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन पे दिस का यूज़ नहीं किया है, ताकि जब रन करेंगे तो आप भी आउटपुट देख लेंगे। सो इतना सेव करते हैं और इतना टेस्ट करने के बाद फिर मैक्स और मिन को कैलकुलेट करते हैं। सो हमने किया सेव और वापस लौटते हैं अपने कमांड विंडो पर। कमांड विंडो पे जो सेट फर्स्ट डिजिट था, जस्ट इसी के बाद हमने स्पेसिफाई किया obj डॉट सेट सेकेंड डिजिट ब्रैकेट में 7 सेमीकोलन, और आर वैल्यू फर्स्ट डिजिट को दिखाने के बाद अगेन आर वैल्यू डॉट obj, आर वैल्यू इक्वल्स टू obj डॉट गेट सेकेंड डिजिट सेमीकोलन। चलिए व्यू करिए इसका आउटपुट। हमने क्लिक किया एग्जीक्यूशन एंड डिबग ओनली। सो आउटपुट मिला 5। सेकेंड वाला आउटपुट नहीं आया आई थिंक। ओके, मैंने शायद आर वैल्यू को डिस्प्ले ही नहीं किया है। सो व्यू करते हैं, आर वैल्यू obj सेकेंड। ओके, मैंने वही आउटपुट स्टेटमेंट नहीं जोड़ा ना, करेक्ट, एक्सेस हो गया बट आउटपुट स्टेटमेंट दोबारा नहीं जोड़ा गया। चलिए फिर से क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट। सो 5 and 7, सो 5 and 7 परफेक्ट। चलिए तो वापस लौटते हैं हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ, और अब हम लोग जाते हैं एडिट पर और फाइंड करेंगे कि मैक्स और मिन कौन कौन से हैं। सो स्क्रीन का साइज बढ़ा दें। अब व्यू करें, हमने 2 डिजिट सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने फर्स्ट डिजिट सेट कर दिया है, हमने सेकंड डिजिट भी सेट कर दिया है। अब हमें पता लगाना इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसे म्यूटेटर फंक्शंस कहते हैं, जो सेट गेट की जगह इंटरनल फंक्शनैलिटी करते हैं। सो हमने यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया है, पब्लिक वॉइड फाइंड मैक्स मिन, फाइंड मिन मैक्स, फाइंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम, एफ स्मॉल रहेगा इसका। सो फाइंड मिन मैक्स के नाम से एक फंक्शन बना, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप, ओनली प्रोसेसिंग। अब ये रिटर्न मतलब तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन पता लगाएगा कि डिजिट 1 डिजिट 2 में से कौन बड़ा है। सो इफ स्टेटमेंट आया हमारे पास, इफ दिस डॉट digit 1 is greater than this dot digit 2, so ब्रैकेट में अगर सही है so this dot max। so अभी this लगाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स और डेटा मेंबर्स के नाम कुछ भी क्लैश नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी डिजिट 2 पे देख चुके हैं। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस हम दिस का यूज़ करें। सो दिस डॉट मैक्स इक्वल्स टू दिस डॉट डिजिट 1, एल्स नहीं तो डिजिट 2 बड़ा है, या फिर हो सकता है दोनों सेम ही हो, तो भी जो वैल्यू डिजिट 2 की है वही मैक्सिमम है, वही यहाँ पर मैक्सिमम है। सो दिस डॉट मैक्स इक्वल्स टू दिस डॉट डिजिट 2। अब यहाँ पर प्रोसेस ये आता है कि अगर डिजिट 1 मैक्स है तो मिन कौन होगा, डिजिट 2, और अगर डिजिट 2 मैक्स है तो मिन कौन होगा, डिजिट 1। सो वैसे वर्सा स्टेटमेंट हम इजीली लिख सकते हैं
दिस डॉट मिन इक्वल्स टू दिस डॉट डिजिट 2, और इसी तरह से जब डिजिट 2 मैक्स है तो दिस डॉट मिन इक्वल्स टू दिस डॉट डिजिट 1। सो इस तरह से हमारे पास ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट्स जनरेट हो जाएंगी और हमने फाइंड कर लिया कि मिन मैक्स कौन है इन दो डिजिट्स में से। अब आउटपुट जनरेट करने के लिए जिस तरह से गेट फंक्शन बना था, गेट फर्स्ट डिजिट, गेट सेकंड डिजिट, वैसे ही बन जाएगा गेट मैक्स और गेट मिन। सो हमने आगे कंटिन्यू किया, पब्लिक इंटीजर गेट मैक्स डिजिट, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर हम रिटर्न दिस डॉट मैक्स। और इसी तरह से हमने किया पब्लिक इंटीजर गेट मिन वैल मिनिमम डिजिट, और हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे गेट मिनिमम डिजिट कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट दिस डॉट मिन। सो इस तरह से रहा हमारे पास इस क्लास का पूरा अप्रोच। सो अब इसे रन करने के लिए पहले करते हैं सेव, और सेव करने से पहले यहाँ पर एक सेमीकोलन स्टेटमेंट हटा देते हैं। तो देखते हैं कि सेव करने पे अगर एरर है तो किस तरह से स्क्रीन पे शो करेगा। एक सेमीकोलन हमने यहाँ से डेटा मेंबर्स की डिक्लेरेशन के बाद हटा दिया है। सेव। सो एरर, कंपाइलेशन एरर, मिसिंग सेमीकोलन एट पब्लिक एट लाइन 5 कॉलम 5। सो लाइन 9 पे दिखा रहा है क्योंकि उसके पहले का सेमीकोलन मिसिंग है। सेमीकोलन लगा दिया हमने, सेव। सो इस तरह से हमें क्या एरर है वो नज़र आ जाएगा। चलिए एक और एरर था, रिटर्न मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द मेथड, लाइन नंबर 54 पे एक वो तुमने देखा ही नहीं था, इंटेंशनल एरर नहीं था बट आ गया। सो लाइन नंबर 54 पे स्टेटमेंट है रिटर्न इंटीजर पब्लिक सेमीकोलन। सी दिस, फंक्शन की डिक्लेरेशन के वक्त हमने गलती से सेमीकोलन लगा दिया, जो मान रहा था कि एक डिक्लेयर्ड फंक्शन, इसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए थी। सो इसे हमने हटा दिया, सेव, ऑल डन। चलिए अब हम जाते अपने कोड की तरफ और मैक्स और मिनिमम को भी पता लगा लेते हैं किस तरह से जनरेट होगा। सो दोनों डिजिट्स आ चुकी थी, दोनों डिजिट्स हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी। अब हम कॉल करेंगे obj डॉट, सॉरी फंक्शन का नेम क्या था, obj डॉट, यहाँ पे था फंक्शन का नाम गेट फाइंड मैक्स मिन, फाइंड मिन मैक्स। सो हमने कॉल किया obj डॉट, फाइंड का f स्मॉल था, मिन मैक्स का mm कैपिटल था। उसके बाद यही दो स्टेटमेंट्स मैं कॉपी कर रहा हूँ और गेट मैक्स डिजिट और गेट मिन डिजिट को कॉल कर रहा हूँ, और r वैल्यू के साथ मैक्स का मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन, r वैल्यू के साथ मैं मिन का लगा रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन, ताकि थोड़ा सा आउटपुट फ्रेंडली बन जाए हमारा। चलिए रन करते हैं अब इसे, एग्जीक्यूट। हमने जो डिजिट्स भेजे हैं वो हैं 5 और 7, एग्जीक्यूट। एंड डिबग ओनली। सो 5 एंड 7 फर्स्ट दो डिजिट्स थी, इसमें से मैक्सिमम है 7, मिनिमम है 5। परफेक्ट। सो इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास का एक फर्स्ट कंप्लीट व्यू अवेलेबल हुआ, जिसमें डेटा मेंबर्स भी हैं, मेंबर फंक्शंस भी हैं, रिटर्न भी है, और दिस का भी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। सो अब हम बिगिन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्टर के पैटर्न को। सो सेम प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा मेंबर्स का कलेक्शन है, सो सेम प्रोग्राम में अब हम इंक्लूड करेंगे कंस्ट्रक्टर का रोल। सो स्क्रीन साइज पहले इंक्रीज कर लें। सो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले आफ्टर डेटा मेंबर्स
हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करने के लिए सिंटैक्स पहले समझ लें। कंस्ट्रक्टर पे आता है आपका एक्सेस मोड, रिटर्न टाइप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, और आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स, आप आर्ग्यूमेंट चाहें तो दें या ना दें। सो ऑप्शनल है आर्ग्यूमेंट्स देना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो वो कहलाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट्स अप टू अस कि हमें कैसा कंस्ट्रक्टर बनाना है। सो ये सिंटैक्स हमारा यूज़ किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टर पर्पस। सो लाइक एक्सेस मोड पे ऑफ कोर्स हमें इनिशियली लिखना होगा पब्लिक, ताकि क्लास के बाहर एक्सेस रहे। रिटर्न टाइप बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लास का नाम है अरेथ प्रोसेस, यही हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नाम रहेगा। सो अरेथ प्रोसेस, और आर्ग्यूमेंट लिस्टिंग अगर ब्लैंक है तो ये कहलाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हर बार रन होगा जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनेगा विदाउट आर्ग्यूमेंट। और इसके अंदर आके हम लिखेंगे दिस डॉट digit1 इक्वल्स टू 0। मतलब हम लोग बेसिकली नल ऑब्जेक्ट्स को हटाकर, आपने बेसिक ट्यूटोरियल में देखा हुआ है कि जब कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होता है तो उसमें नल दिखता है, गार्बेज वैल्यू कभी भी नहीं होती। अपेक्स सेल्सफोर्स गार्बेज वैल्यू पे काम ऑलरेडी कर चुका है, मतलब किसी पे भी गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी, सब नल ही मिलेंगे आपको। बट हमने यहाँ पे नल हटाकर उन पे 0 इनिशियलाइज कर दिए हैं। और साथ ही साथ एक सिस्टम सिस्टम डॉट डिबग, और काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, सिस्टम डॉट डिबग के अंदर लिख दिया है वेलकम टू अरेथ प्रोसेस। सो एक वेलकम मैसेज हमने प्लेस कर दिया है, और इसके बाद 2 स्लैशन लगा दिए हैं। सो ये आउटपुट आपको नज़र आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले करते हैं सेव। और चले जाते हैं हम अपने एनोनिमस कोड की तरफ। विदाउट एनी चेंज सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए तो ऑलरेडी स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके लिए हमें कोई अलग से कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। सो रिजल्ट वही आएगा 7 और 5 का, डिजिट्स भी वही 5 और 7 है, लेकिन एक मैसेज जो है वेलकम टू अरेथ प्रोसेस, इस मैसेज से पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ, 2 लाइन का गैप मिला, फिर दोनों डिजिट्स 0 0 की जगह 5 और 7 इनिशलाइज हुआ, और फिर मैक्सिमम हमें पता चल गया। सो आउटपुट बैकएंड में क्या हुआ है, प्रोसेस किस तरह से हुआ है, वो हमारे सामने रिजल्ट आ गया है विद द हेल्प ऑफ दैट मैसेज, जो वेलकम मैसेज हमने प्लेस किया था। सो इस तरह से बनेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास की कंस्ट्रक्टर प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्टर के साथ बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जो पैटर्न हमने C++ जावा में व्यू किया था, वो पैटर्न यहाँ पे भी कंटिन्यू है, और हम करते हैं कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग विथ 2 इंटीजर digit 1 और इंटीजर digit 2 के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर सेम नाम से ही डेटा मेंबर्स के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, सो हाईली रिकमेंड कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस का। सो लिखा जाएगा स्टेटमेंट दिस डॉट digit 1, जो डेटा मेंबर वाला digit 1 है, इस पे इनिशलाइज होना है digit 1, देन दिस डॉट digit 2 पे इनिशलाइज होना है digit 2, देन दिस डॉट मैक्स पे इनिशलाइज होना है 0। वो फाइंडिंग फंक्शन ही करेगा जो हमने फाइंड मिन मैक्स रखा है, कंस्ट्रक्टर में हम कोई फाइंडिंग नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर फिर वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और सेम मैसेज आप चाहें तो यहाँ पे भी प्लेस कर दें वेलकम टू अरेथ प्रोसेस।
कुछ इस तरह से हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया। और अब हम करते हैं सेव विथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसे कॉल करेंगे। अब हम लोग कॉलिंग कैसे होगी उसे देखते हैं। हमने किया सेव कंस्ट्रक्टर के साथ इस प्रोग्राम को, और चलते हैं अपने एनोनिमस कोड की तरफ। क्लोज केस आउटपुट विंडो को, लॉग पैनल को, एनोनिमस विंडो। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सेट फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, हमने इन कमेंट्स कर दिया है। एंड while writing this arith process object equals to new arith process, we are providing two values 15 and 12. So now we have given 15 as a digit 1 and 12 as a digit 2, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। हमने क्लिक किया एग्जीक्यूट पर एंड डिबग ओनली। फर्स्ट डिजिट 15, सेकेंड डिजिट 12, जो पैरामीटराइज्ड वैल्यूज़ थी वो सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास में जाके इनिशलाइज हो गई। मैक्स है हमारा 15 और मिनिमम है हमारा 12। इस तरह से कुछ बनेगा आपका कंस्ट्रक्टर विद और विदाउट पैरामीटर। दो कंस्ट्रक्टर बने हैं, एक बना है विदाउट आर्ग्यूमेंट जो कि है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक बना है विद आर्ग्यूमेंट जो कि है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप इस कंस्ट्रक्टर को रिपीट भी कर सकते हैं विद वन आर्ग्यूमेंट जो डिजिट 1 को इनिशलाइज कर रहा होगा, बट नॉर्मली कंस्ट्रक्टर जब पैरामीटराइज बनता है तो वो सारे डेटा मेंबर्स के लिए, जितने भी इनपुट रिसोर्सेज वाले डेटा मेंबर्स होते हैं सभी के लिए वो डेटा कलेक्ट करके लाता है। अब नेक्स्ट पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इनिशलाइजर के बारे में, जो कि इसी कंस्ट्रक्टर से जुड़ा हुआ है। इसी कंस्ट्रक्टर के टॉपिक पे हम इनिशलाइजर वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल ये अपेक्स प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो कि आपका इनिशियलाइजेशन कोड कहलाता है। कंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, अपेक्स प्रोग्रामिंग एक फीचर देता है कि आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। पब्लिक arith प्रोसेस लाइन को अगर हम ना लिखें, मतलब लाइन नंबर 12 को अगर हम यहाँ पे हटा दें और सिर्फ दे दें दो कर्ली ब्रैकेट्स, सिर्फ प्रोवाइड करवा दें दो कर्ली ब्रैकेट्स, और अंदर वही स्टेटमेंट है जो हमने कंस्ट्रक्टर पे लिखी थी, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो रो था, सॉरी ये नीचे स्किप हो गया, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का रो था पब्लिक arith प्रोसेस, उसे हम इजीली यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम इसे हटा दें और अब इसे सेव करते हैं, सेव हो गया सक्सेसफुली सेव यहाँ पर। अब हम जाते हैं हमारे अपेक्स कोड की तरफ, एनोनिमस कोड की तरफ, और दोबारा हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे और ऑब्जेक्ट के सेट फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को कॉल नहीं करेंगे। होगा क्या, 0 0 का इनिशलाइजेशन, 0 ही फर्स्ट डिजिट है, 0 ही सेकंड डिजिट है, 0 ही मैक्स है, 0 ही मिन है। दरअसल ये टेस्टिंग होगी कि हमारा इनिशलाइजेशन फंक्शन जो है, जिसमें कोई भी नेमिंग, जो एनोनिमस कहलाता है क्योंकि उसकी कोई भी नेमिंग नहीं है, वो रन हुआ है कि नहीं। करते हैं एग्जीक्यूट, पूरा 0 आउटपुट आएगा। यहाँ पर एक एरर है, कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड। रीज़न ये है कि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये सिंटैक्स है, अगर हमने पैरामीटराइज बनाया है तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ता है। एक काम करते हैं, हम इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। हम जाते हैं अपने कोड की तरफ, एडिट मोड पे गए, एक्चुअली बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। जब भी आप कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, अपनी क्लास में, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ता है। मैं यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊँगा, दरअसल मैं अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को थोड़ी देर के लिए कमेंट करना चाहूँगा। हमने अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कर दिया कमेंट, क्योंकि हमें टेस्ट करना है हमारे इनिशियलाइजेशन का रोल, जो इनिशियलाइजर फंक्शंस हैं इसका रोल देखना है। तो एक तो सामने आ गया कि अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डिफ़ॉल्ट बनाना होगा, डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है
और सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। चलिए सेव करते हैं और जाते हैं अपने एनोनिमस कोड की तरफ और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सी हुआ एग्जीक्यूट, 0 वैल्यूज़ गई हैं केवल, डिबग ओनली एंड सी 0 0 0 0, और ये 0 किसी कंस्ट्रक्टर ने इनिशलाइज नहीं किया है। वेलकम मैसेज भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं आया है क्योंकि अब उस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, केवल अवेलेबल हैं इनिशलाइजर कंडीशन, मतलब इनिशलाइजर फंक्शन जो है केवल वही अवेलेबल है इस वक्त। अब इस इनिशलाइजर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि आप इसको एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं। मतलब हमने एक बार इनिशलाइज कर दी सिर्फ डिजिट 1 डिजिट 2, ये इनिशलाइज कर दिया, फिर दोबारा कॉल किया, मतलब आप इसको मल्टीपल सेक्शंस पे बना सकते हैं। अगेन स्टार्ट किया डिजिट 1 डिजिट 2 और एक बना दिया वेलकम मैसेज के लिए। लेकिन ये तरीका हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया है, और आप चाहें तो इसके पहले कमेंट्स लिख सकते हैं। बेसिक इनपुट्स, आउटपुट मेंबर्स, और ऊपर लिख दिया हमने बेसिक इनपुट मेंबर्स। ये कंस्ट्रक्टर, ये कमेंट्स हैं, ध्यान से रखिएगा, ये कोई नेमिंग नहीं है, ये सिर्फ कमेंट्स लिख रहा हूँ मैं, और इसका पर्पस है वेलकम मैसेज। लेकिन ये तरीका हम कंस्ट्रक्टर पे नहीं अपना सकते क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार बन सकता है, 3 बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। लेकिन जो इनिशलाइजर ब्लॉक है, जो हमारा ये इनिशलाइजर ब्लॉक है, ये एक से ज़्यादा बार भी बन सकता है और 1 बाय 1 रन होगा। पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में रन होगा ये। चलिए तो व्यू करते हैं, इसे करते हैं सबसे पहले हम सेव इस प्रोग्राम को, क्लास विद इनिशियलाइजर फंक्शन, और जाते हैं हम अपने एनोनिमस ब्लॉक की तरफ और कॉल कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न है यहाँ पर, हमें सिर्फ कॉल करने की देरी है। 0 वैल्यूज़ है हमारे पास, हम इसे सिर्फ एग्जीक्यूट कर देते हैं। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट सेम मिलेगा जो आउटपुट पहले हमें मिला था, बट फ़र्क इतना है कि इनिशलाइज़र जो है वो एक से ज़्यादा बार भी लिखा जा सकता है। सी दिस। ये है एक न्यू फीचर जो कि अपेक्स प्रोग्रामिंग आपको दे रहा है। ये फीचर जावा, C++ या C# वाली लैंग्वेजेस में नहीं था, ये इस अपेक्स प्रोग्रामिंग में ही फीचर अवेलेबल है जो कि इनिशलाइज़र का रोल प्ले करता है। और सामने मैंने सिर्फ कमेंट लाइन लिखी थी ताकि क्लियर हो जाए कि इस इनिशलाइज़र के अंदर किस स्टेटमेंट से रिलेटेड, किस टास्क से रिलेटेड स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो रही हैं। तो अभी तक हमने क्लास, फंक्शंस, एक्सेस मॉडिफायर्स, कंस्ट्रक्टर्स और जो आपका इनिशलाइज़र फंक्शन है इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को। इसके लिए हम लोग एक न्यू क्लास अब क्रिएट करेंगे। हमने स्टार्ट किया पब्लिक क्लास स्कूल रिज़ल्ट, हमने स्टार्ट किया विद नेम स्कूल रिज़ल्ट, और इसके अंदर बनाए स्ट्रिंग, हमने बनाया एक लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड नेम दिया है सब लिस्ट फॉर सब्जेक्ट लिस्ट। और आप चाहें तो इसे इसे सेट करना चाहिए। रीज़न आप सभी को पता है क्योंकि आप प्रीवियस इसके बिगिनर्स के टॉपिक को देख चुके हैं। सेट क्योंकि यूनिक वैल्यूज़ को शो करेगा, और एक बना लिया लिस्ट जो रिपीटेड वैल्यूज़ भी रख सकता है। हमने इंटीजर ले लिया है जो कि है मार्क्स लिस्ट। अब हमारे पास दो हैं, सेट करना है सब्जेक्ट लिस्ट को, मार्क्स लिस्ट को। अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर। हमने लिखा है पब्लिक स्कूल रिज़ल्ट, नो आर्ग्यूमेंट, कर्ली ब्रैकेट्स, और सब्जेक्ट लिस्ट को पहले इनिशलाइज करेंगे इक्वल्स टू द न्यू इंस्टेंस ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग,
और फिर मार्क्स लिस्ट को इनिशलाइज करेंगे, मार्क्स लिस्ट इक्वल्स टू द न्यू इंस्टेंस ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये हमने इनिशलाइज कर दिया। देन अब हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम कॉमन होगा बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेगा, जो कि मदद करेगा पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन को बनाने के लिए। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आपके फंक्शन का नेम कॉमन रहेगा और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वेरी करेंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं हमेशा। सो हमने बनाया एक पब्लिक फंक्शन। अभी फंक्शन बनाएंगे जब दो, तब आप क्लियर कर जाएंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सो पब्लिक वॉइड सेट एस स्मॉल सेट डेटा। अब ये सेट डेटा जो है वो रिसीव कर रहा है 5 स्ट्रिंग्स ARG1 और इसी तरह से ARG2 3 4 5 और ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 2 1 और जो एक्शन है वो सेट के साथ है। सो लिखा गया है सब लिस्ट सब्जेक्ट लिस्ट डॉट ऐड और सब्जेक्ट लिस्ट में ऐड करवा दिया गया ARG1 एंड सेम सिंटैक्स जो है वो हमने कॉपी कर लिया और मेंशन कर दिया आर्ग्यूमेंट 2 3 4 एंड 5 और जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हमने एक बनाया पब्लिक वॉइड व्यू डेटा व्यू लिस्ट व्यू सब्जेक्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया व्यू सब्जेक्ट के नाम से, व्यू सब्जेक्ट जो सिर्फ स्क्रीन पे, ये टेम्पररी फंक्शन है, सिस्टम डॉट डिबग के थ्रू स्क्रीन पे शो कर देगा आपका सब्जेक्ट लिस्ट। ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन सेम हमने कॉपी किया और ऐसा एक फंक्शन बना देंगे व्यू मार्क्स और फिर बाद में प्रॉपर हम जनरेट करेंगे इनके पैटर्न्स, आउटपुट पैटर्न्स विद योर इटरेशन लूप। सो व्यू सब्जेक्ट व्यू मार्क्स, पहले तो सेट डेटा को कॉल करते हैं और व्यू सब्जेक्ट को कॉल करके देखते हैं कि जो सब्जेक्ट नेम हम भेजेंगे 5 सब्जेक्ट नेम्स वो प्रॉपरली सेट में जा रहे हैं कि नहीं और आउटपुट दिख रहा है कि नहीं। फिर मार्क्स की बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे। चलिए इस क्लास को करते हैं सेव। अभी पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने क्लास की बिगिनिंग करी है टेस्ट करने के लिए। सो स्कूल रिजल्ट हमारे क्लास का नाम है, तो हम गए अपने एनोनिमस कोड की तरफ और एरिथ प्रोसेस वाले पैटर्न को अब हटा देते हैं। स्कूल रिजल्ट obj इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ स्कूल रिजल्ट और फिर obj डॉट सेट डेटा, आर्ग्यूमेंट्स में 5 सब्जेक्ट्स के नाम ENG, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड कंप्यूटर्स, ये 5 सब्जेक्ट के नाम हमने भेज दिए और इसके बाद कॉल करवा दिया obj डॉट व्यू लिस्ट। आई थिंक व्यू सब्जेक्ट है कि व्यू लिस्ट है, एक बार चेक कर लें। नाम है व्यू सब्जेक्ट, सो हम गए व्यू सब्जेक्ट की तरफ। चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये सेट हो रहा है कि नहीं सक्सेसफुली। एग्जीक्यूट। ब्राउज़र, अच्छा वो टिक नहीं था इस वजह से हम वेट करते रह गए। सो आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है, अननोन।
चलिए देखते हैं आउटपुट जनरेट। ओके, आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, व्यू करें यहाँ पर सिस्टम डॉट डिबग सब्जेक्ट लिस्ट सेट डेटा एंड व्यू सब्जेक्ट कॉल हुआ है और सब्जेक्ट लिस्ट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स ARG1। एरर कुछ नहीं आया है, चेक करते हैं अब फिर से। और जब सेव किया था तब भी कोई एक्सेप्शन तो जनरेट हुआ नहीं था। चलिए कॉलिंग को चेक करें, हमारे पास कॉलिंग का आउटपुट प्रॉपर नहीं आया है, इवन लॉग बुक का भी आउटपुट प्रॉपर नहीं था। स्कूल रिजल्ट obj न्यू स्कूल रिजल्ट obj डॉट सेट डेटा obj डॉट सेट डेटा एग्जैक्टली विथ सो एंड सो आर्ग्यूमेंट्स विथ 5 आर्ग्यूमेंट्स, फिर obj डॉट व्यू सब्जेक्ट बना प्रॉपर है। एग्जीक्यूट, अब आया है, फिर डिबग ओनली, अब जनरेट हुआ है। मे बी कुछ डेटा कलेक्शन का इशू रहा होगा। सो नेमिंग आ गया प्रॉपर, ये पहले भी आपने देखा था, वो ऑर्डर्ड फॉर्म पे दिखाता है जब हम डायरेक्टली पूरी लिस्ट को व्यू करते हैं, सेट को व्यू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म अब कैसे अप्लाई करेंगे। अब आता है रोल पॉलीमॉर्फिज्म का। टेस्टिंग हमने कर ली है, डेटा सक्सेसफुली जा रहा है। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो हमारा सेट डेटा फंक्शन है हम उसे कॉल करेंगे विथ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब ये रहा, हमें अपने क्लास को स्कूल रिजल्ट को फंक्शन सेट डेटा को ये फैसिलिटी देनी है कि जब हम सेट डेटा को कॉल करें सो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी उसे दे सकें। पहले हमने उसे 5 सब्जेक्ट्स के नाम दिए, फिर एक फैसिलिटी आ जाए कि हम उसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी भेज सकें। नेम सेम होगा डेटा, लेकिन डेटा को हमें ओवरलोड करना है, मतलब ओवरराइट करना है, और इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पर हमें फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर करना होगा। एक डिक्लेरेशन स्ट्रिंग्स ले रहा होगा, दूसरा डिक्लेरेशन नंबर्स ले रहा होगा। बट यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सेट डेटा इज़ अ फ्लेक्सिबल फंक्शन। उसके 2 वेरिएशंस हैं, either give all arguments as string as a subject name or give 5 subject marks as integer और मे बी डेसिमल, हो सकता है डेसिमल भी हो सकता है कोई 8.5 हो, तो यहाँ पर तीसरा भी बन जाएगा एज इंटीजर और एज डेसिमल। सो बट डेसिमल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने लिस्ट इंटीजर वाली बनाई है, तो डेसिमल तो दे नहीं सकते हैं उस केस में। सो हमने यहाँ पर आकर क्लास की डिक्लेरेशन में एक और डिक्लेरेशन को इंक्लूड किया अब, और वो डिक्लेरेशन है पब्लिक का डिक्लेरेशन। सो हमने यहाँ पे कहा पब्लिक वॉइड सेट डेटा और आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स के अंदर हमने भेजा इंटीजर ARG1। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि ARG ही रखें, नाम कुछ भी हो सकता है, बट आपको आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट करना होगा। सो ये हो गया आर्ग्यूमेंट 1, देन आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, आर्ग्यूमेंट 4 एंड आर्ग्यूमेंट 5। अब डिक्लेरेशन के अंदर फंक्शन का जो डिक्लेरेशन आएगा वो मार्क्स लिस्ट की बात करेगा, वो इन आर्ग्यूमेंट्स को लिस्ट में ऐड करेगा जिसका नाम है मार्क्स लिस्ट डॉट ऐड। सो मार्क्स लिस्ट डॉट ऐड और ब्रैकेट में ARG1। सो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं बट सिग्नेचर एक है। जो फंक्शन का नाम है वो सेम है बट सिग्नेचर अलग है। मैं सिग्नेचर सेम बोल बैठा बट सिग्नेचर अलग है। अब सिग्नेचर क्या कहलाता है फंक्शन का? हर फंक्शन का एक सिग्नेचर होता है जो कि उसके आर्ग्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर्ग्यूमेंट का टाइप, साइज, मतलब आर्ग्यूमेंट का टाइप्स, आर्ग्यूमेंट्स का सीक्वेंस या आर्ग्यूमेंट्स की काउंटिंग वेरी कर जाए तो वो डिफरेंट सिग्नेचर कहलाता है। इस सेट डेटा का सिग्नेचर है 5 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और सेकेंड सेट डेटा का सिग्नेचर है 5 इंटीजर आर्ग्यूमेंट। मतलब दो लोग के नाम सेम है, एक बैंक में 2 लोग आए, दोनों के नाम सेम है। सपोज करिए रोहन वर्मा, 2 कस्टमर हैं, 2 रोहन वर्मा आ गए। अब चेक पे दोनों ने साइन किया तो कैसे आइडेंटिफाई होगा किस रोहन वर्मा की क्या आइडेंटिटी है?
तो हर एक की आइडेंटिटी को पता लगाने का तरीका होता है उसके सिग्नेचर। तो इसी तरह से सेट डेटा ये कॉमन नेम है, बट इनका सिग्नेचर क्या है? इनका सिग्नेचर है इनका आर्ग्यूमेंट का पैटर्न, जो आता है तीन तरह से वेरी होता है। यहाँ पे कमेंट पे मेंशन कर देते हैं हम लोग। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर इन तीनों में से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ वेरी कर जाए तो वो डिफरेंट सिग्नेचर कहलाता है, और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इन तीनों को ही चेक किया जाता है। तो ये सेट डेटा 5 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ है, ये सेट डेटा 5 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स के साथ है। सो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरी कर रहे हैं। हमारा केस इस तरफ है, हमने जो बनाया वो इस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, क्योंकि टाइप डिफरेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, सीक्वेंस तो अलग बात होगी क्योंकि टाइप ही वेरी कर गया है। सो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और अप्लाई करते हैं। सेव किया, एरर है लाइन नंबर, वॉइड की स्पेलिंग गलत हो गई है, वॉइस लिखा गया है। कहाँ पे है? यहाँ पर है, ये लिखा गया वॉइड, और फिर से किया हमने इसको सेव। चलिए अब हम जाते हैं अपने एनोनिमस विंडो की तरफ और कॉल करवा देते हैं व्यू मार्क्स को। व्यू मार्क्स, और यहाँ पे 84 ही करें, 85। चलिए एग्जीक्यूट एंड डिबग ओनली। सी, सेट डेटा ने सेट किए सब्जेक्ट का नाम और सेट डेटा ने ही सेट किए मार्क्स। ये कहलाता है एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएं और इटरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसके रिजल्ट को व्यू कर लें। तो एक रिजल्ट का पैटर्न भी बना दें ताकि ये पैटर्न पूरा हो जाए क्लास का। सो जो आउटपुट था वो काफ़ी रफ आउटपुट था, अभी आउटपुट इस तरह से नहीं होना था, ये तो काफ़ी नॉर्मल आउटपुट था। तो सब्जेक्ट के नाम को डिस्प्ले करने के लिए विद रिजल्ट हम लोग व्यू करेंगे। सो व्यू सब्जेक्ट तो एक ये टेम्परेरी फंक्शन है, इनको हटाते नहीं है, हम इनको कॉल नहीं करेंगे आगे। सो इसको प्राइवेट कर देते हैं अब, ताकि आउटसाइड क्लास ये कॉल ना हो पाए। सो इसको भी प्राइवेट कर दिया हमने। अब आता है हमारे पास पब्लिक वॉइड गेट रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे प्रोसेस होगा? रिजल्ट के लिए हम लोग बनाएंगे इटरेशन, और इटरेशन के लिए यूज़ होगा एक इंटीजर वेरिएबल, ये लोकल इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल इंडेक्स इनिशियलाइज विद 0। फिर एक फॉर लूप रन होगा फॉर स्ट्रिंग। फॉर स्ट्रिंग हमने ले लिया है सब नेम इन सब्जेक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट से। सो एक एक करके सब्जेक्ट लिस्ट बाहर आएगी हमारे पास, जो कि है सब्जेक्ट्स के नेम, और जो लिस्ट है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू चलेगा 0 से। सो हमने कहा यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स। हमने कहा मार्क्स इक्वल्स टू जो सब्जेक्ट के लिए मार्क्स है वो है मार्क्स लिस्ट। सो मार्क्स लिस्ट से गेट करेंगे, मार्क्स लिस्ट डॉट गेट, गेट इंडेक्स, जो इंडेक्स वाला मार्क्स है उसे बाहर निकालो और फिर इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, आगे बढ़ा दो, और सब्जेक्ट का नाम तो हमें इस इटरेशन लूप से मिल ही जाएगा। सो हमने यहाँ पर अब ये गेट रिजल्ट में ब्रैकेट नहीं दिया, आर्गुमेंट ब्रैकेट। चलिए अब यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट डिबग, डिबग और ब्रैकेट में सब्जेक्ट नेम कॉन्कैट विद कॉन्कैट प्लस साइन, कॉन्कैट विद सिंगल कोट्स कोलन साइन सिंगल कोट्स कॉन्कैट और मार्क्स ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सो अब गेट रिजल्ट को कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ व्यू मार्क्स एंड व्यू सब्जेक्ट। सो हम गए अपने, पहले इसको सेव करें क्योंकि सेव करेंगे तो ये चेंजेस अप्लाई होंगे आउटसाइड। इनवैलिड इंटीजर लाइन नंबर 49, 10th 49th, कहाँ पर इसको हटाएं, 49th लाइन पे, 49th पे इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू 0,
एंड मार्क्स, ओके ER स्पेलिंग गलत थी, इंटीजर। अब हम गए अगेन सेव, और अब हम गए अपने अनोनिमस विंडो की तरफ, हमने क्लोज किया प्रीवियस एग्जीक्यूशन को, ओपन। अब इन दो फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी प्राइवेट हो चुके हैं, और obj डॉट गेट रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा जो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। टोटल परसेंटेज हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले जनरेट किया है। एग्जीक्यूट, सो हमने क्लिक किया डिबग ओनली, और इस तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सारे मार्क्स प्रॉपरली आउटपुट जनरेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड आपके मेंबर फंक्शंस के थ्रू। तो कुछ इस तरह से यूज़ होता है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ आपके अपेक्स प्रोग्रामिंग में। नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ही है, जावा, सी शार्प, C++ सभी में एक जैसा कंसेप्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे इनर क्लासेस को लेकर। अब हम सेम प्रोग्राम जो हमारा स्कूल रिजल्ट है इसे यूज़ करेंगे फॉर इनर क्लासेस पर्पस। हम जाते हैं एडिट मोड पर, और अब इस प्रोग्राम को इनर क्लास के थ्रू थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस इनर क्लास के लॉजिक को सीखते हैं। इनर क्लास का मतलब ये नेस्टेड क्लास मतलब क्लास के अंदर एक और क्लास, नॉर्मल सी चीज़ है, जैसा आपने बेसिक ट्यूटोरियल में देखा था। नेस्टेड फंक्शन हमने बनाया था, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर और नेस्टेड लूप, उसी तरह से आ जाता है नेस्टेड क्लास। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है हमारे पास, सेट कलेक्शन, सेट सब्जेक्ट लिस्ट और सेट सब्जेक्ट लिस्ट और मार्क्स लिस्ट, और ये था स्कूल रिजल्ट। हम पहले चेंज करते हैं इसमें। तो चेंज को आप ध्यान से देखिएगा, तो कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम पे जब हम चेंजेस करते हैं। हमने यहाँ पर सेट लिस्ट कंस्ट्रक्टर और जो सेटर फंक्शन थे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ विद सेट, आप चाहें तो इन दोनों फंक्शन को भी इंक्लूड कर लें, इसे हम शिफ्ट करते हुए एक इनर क्लास की तरफ ले जाएंगे और कंस्ट्रक्टर का नाम फिर चेंज कर देंगे। इसे कट किया हमने और एक क्लास बनाई। क्लास मतलब क्लास के अंदर अब नेक्स्ट क्लास बन रही है, और वो पब्लिक रिक्वायर्ड नहीं है बनाने का क्योंकि वो इनर क्लास है, वो आउटर क्लास के पर्पस के लिए बन रही है। आप प्राइवेट लिखें, वो ऑप्शनल है, ऑलरेडी वो प्राइवेट के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी चेक करते हैं सेव करने के बाद। हमने लगा दिया यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिजल्ट के अंदर बनाया है स्कूल रिकॉर्ड, और स्कूल रिकॉर्ड के अंदर अब हम वो पूरा पैटर्न पेस्ट करने वाले हैं। ये पैटर्न हमने पूरा सेव कर दिया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूँ मैं। स्कूल रिकॉर्ड के अंदर है सेट सब्जेक्ट लिस्ट, स्कूल रिकॉर्ड के अंदर है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, शुड बी स्कूल रिकॉर्ड, डन। अब इसी स्कूल रिकॉर्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर पे इनिशलाइज हो गया। स्कूल रिकॉर्ड ने अपने दो फंक्शंस बनाए जो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन जो है वो मार्क्स को सेट कर रहा है, एक फंक्शन मार्क्स को सेट कर रहा है, दूसरा फंक्शन मतलब एक जो है वो सब्जेक्ट नेम्स को सेट कर रहा है, दूसरा न्यूमेरिक मार्क्स को सेट कर रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ अब। देन सेकेंड फंक्शन भी पॉलीमॉर्फिज्म का इसी के अंदर है, और ये पूरा जो सेक्शन हम लोग अभी इंडेंट कर रहे हैं ये है स्कूल रिकॉर्ड। और ये दो फंक्शन थे सेट व्यू सब्जेक्ट और व्यू मार्क्स, इसे हटा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा लेंदी नहीं रखें कोड। ये मेरा एंड ऑफ, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं एंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड का एंड हुआ, एंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड के नाम से एक इनर क्लास बन गई है, आउटर क्लास का नाम है स्कूल रिजल्ट, और उसके अंदर एक क्लास है स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड आपको दो चीज़ें दे रहा है, सब्जेक्ट के नाम और मार्क्स को इनिशलाइज करने के लिए और सेट करने के लिए दो फंक्शन। ये पहला क्राइटेरिया रहा।
अब आता है कि आपका जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसे आउटर क्लास एक्सेस कर सकता है अगर पब्लिक ना भी लिखें। चेक करते हैं इसे अब हम लोग। सो हमने आउटर क्लास में बनाया स्कूल रिकॉर्ड का फंक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट। सो स्कूल रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट बना एस आर स्कूल रिकॉर्ड OBJ इक्वल्स टू नथिंग। अब कंस्ट्रक्टर बनेगा पब्लिक स्कूल रिजल्ट, और स्कूल रिजल्ट के अंदर हम इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को करेंगे आपका कंस्ट्रक्ट। सो स्कूल रिकॉर्ड OBJ इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। सो ये कॉल हो जाएगा इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और कॉल करने के बाद अब सेट डेटा जो है वो कॉल किया जाएगा आउटर क्लास के थ्रू। अब कोई भी एनोनिमस कोड जो है, एनोनिमस कोड वो डायरेक्टली इनर क्लास पे नहीं जाएगा, वो आउटर क्लास को सारा डेटा भेजेगा, आउटर क्लास उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। सो हमारे पास है सेट डेटा और यहाँ पर है सेट डेटा। अब इसी तरह के दो फंक्शन बनेंगे दरअसल आउटर क्लास में, जो रिसीव करेगा आर्ग्यूमेंट और आगे भेज देगा कहाँ पर, आपके सेट डेटा के पास। सो हमने इसके कंस्ट्रक्टर को, जो स्कूल रिजल्ट का कंस्ट्रक्टर है, अब इसके लिए हमने प्लान किया एक फंक्शन, हमने एक ग्लोबल फंक्शन बनाएंगे, एक कॉमन फंक्शन पब्लिक वॉइड फिल रिकॉर्ड। अब इसे देखिए, फिल रिकॉर्ड पे होंगे 10 आर्ग्यूमेंट्स। 10 आर्ग्यूमेंट्स कैसे, ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग S1 सब्जेक्ट 1 कॉमा इंटीजर उसी के मार्क्स, इंटीजर M1, ये S1 M1 रिसीव कर लिया। बस ऐसे ही 5 कॉम्बिनेशन 2 3 4 5। अब व्यू करें, सब्जेक्ट 2 का नाम सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, सब्जेक्ट 3 का नाम सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 3 का नाम सब्जेक्ट 3 के मार्क्स, सब्जेक्ट 4 का नाम सब्जेक्ट 4 के मार्क्स, सब्जेक्ट 5 का नाम सब्जेक्ट 5 के मार्क्स। दैट्स इट, डन। अब फिल रिकॉर्ड जो है वो दो फंक्शन कॉल करेगा। उन दो फंक्शन के नाम क्या होंगे, सेट डेटा, क्योंकि इनर क्लास तो पॉलीमॉर्फिज्म दे ही रहा है हमें, इनर क्लास हमें पॉलीमॉर्फिज्म दे रहा है। और कॉल होगा SROBJ। सो SROBJ डॉट सेट डेटा, SROBJ इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्कूल रिकॉर्ड OBJ डॉट सेट डेटा। अब ये सेट डेटा जो है उसे कॉल करेंगे विद S1 S2 S3 S4 S5, पहले 5 सब्जेक्ट के नाम भेजे और फिर सेम नाम से फंक्शन है, सेम फंक्शन को हमने उन्हीं के मार्क्स भेज दिए। हमें तो ये लगेगा, बट दोनों फंक्शन बेसिकली डिफरेंट हैं। बट पॉलीमॉर्फिज्म का पैटर्न कहता है सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो सिग्नेचर इनका अलग है। सो इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सेट डेटा कर दिया। अब बात आती है डेटा को एक्सेस करने की। अब यहाँ पर हमें एक्सेस करना है सब लिस्ट। तो सब लिस्ट जो सब लिस्ट है उसे एक्सेस करने के लिए लगाना पड़ेगा SR.OBJ.sublist, SROBJ.sublist, क्योंकि अब सबलिस्ट जो है वो आउटर क्लास के पास नहीं है, वो इनर क्लास के पास है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया इनर क्लास, वो इनर क्लास के पास है। सो किसी भी इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को, स्टेट लेवल वेरिएबल को, इनर क्लास के स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वी नीड टू गिव नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी हैव क्रिएटेड इनसाइड द आउटर क्लास। सो कॉपी इट एंड गिव इन फ्रंट ऑफ मार्क्स लिस्ट एज वेल, SROBJ.marksList। सो जो आपका फंक्शन है फिल रिकॉर्ड, अब उसे हमें कॉल करना होगा, फिल रिकॉर्ड को हमें कॉल करना होगा आपके एनोनिमस बॉडी से। सो एक बार व्यू करें क्लास को, आउटर क्लास है स्कूल रिजल्ट,
इनर क्लास है स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है और स्कूल रिजल्ट के पास रिजल्ट जनरेट करवाने का फंक्शन है। एक बार व्यू करते हैं आउटपुट, फिर टोटल परसेंटेज भी जोड़ देंगे। अब आता है एनोनिमस बॉडी किसको कॉल करेगा, सेट डेटा को। सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, सेट डेटा तो अब एनोनिमस बॉडी के पास एक्सेसिबल है ही नहीं। अगर अभी इसे रन करवाऊं वो कहेगा सेट डेटा नॉट फाउंड। व्यू करिए, आई थिंक सेव नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी शायद सेव नहीं है। ओके, अभी तक हमने सेव कहाँ किया, हमने सिर्फ चेंजेस करे थे, अभी तक चेंजेस को सेव नहीं किया गया है। सेव, वही मुझे लगा कि वो विदाउट एरर आउटपुट कैसे आ गया। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट M5, चलिए देखते हैं। M5, ये देखिए M6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलिए M5 ये हो गया ठीक। सेव करें इसे, सेव, ऑल डन। अब ये सेव हुआ है। अब चलते हैं एनोनिमस बॉडी के पास और दोबारा रन करते हैं, जहाँ पे वो आउटर क्लास जो हमारा स्कूल रिजल्ट है उसमें सेट डेटा को ढूंढ रहेगा और एक्सेप्शन जनरेट करेगा। सो आ गया मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिंटैक्स, सेट डेटा नहीं है इसके पास। एग्जैक्टली नहीं है, अब वो इनर क्लास के पास है। सो हमें चेंज करना होगा। इनर क्लास तक तो हम पहुंचेंगे नहीं क्योंकि हमने उसको पब्लिक रखा नहीं है। सो यहाँ पे कॉल होगा दरअसल इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन, आपका फिल रिकॉर्ड, जो इंग्लिश के बाद इंग्लिश के मार्क्स भेजेगा। मतलब इंग्लिश लिखने के बाद लिखेगा 67, फिर हिंदी लिखने के बाद लिखेगा 78, फिर मैथमेटिक्स के लिए लिखेगा 96 कॉमा, फिर साइंस के लिए लिखेगा 84 और कंप्यूटर्स के लिए लिखेगा 100। ये पैटर्न रहेगा कॉल करने का। चलिए एक्सपेंड कर दें इसे ज़रा, और ये सेट डेटा का जो कॉलिंग था उसको हटा दें। फिल रिकॉर्ड इंटरनली सेट डेटा फंक्शंस को कॉल करके मार्क्स और सब्जेक्ट लिस्ट भेज देगा। गेट रिजल्ट इनर क्लास के स्टेट लेवल्स को एक्सेस करते हुए रिजल्ट जनरेट करेगा। चलिए अब रन करते हैं। एंड डिबग ओनली एंड सी, रिजल्ट सक्सेसफुली जनरेट हुआ हमारा। सो इस तरह से एक्सेस होता है यूज़ और अप्लाई होगा इनर क्लास का लॉजिक। चलिए अब रिजल्ट जनरेट कर दें, तो आउटर क्लास में दो वेरिएबल्स और हम जोड़ेंगे टोटल और परसेंटेज के लिए, जो कि होगा इंटीजर और डेसिमल मोड का। सो हमने यहाँ पर आउटर क्लास में एक इंटीजर जोड़ा है टोटल और एक डेसिमल इंक्लूड कर लिया है परसेंट, और कंस्ट्रक्टर में टोटल इनिशलाइज विद 0, परसेंट इनिशलाइज विद 0, और स्क्रॉल डाउन करते हुए गए। जिस वक्त आपका कैलकुलेट हो रहा था मार्क्स इंडेक्स आगे जाने से पहले, टोटल शॉर्ट हैंड राइटिंग प्लस इक्वल्स टू मार्क्स, डन। और लूप से बाहर आकर परसेंट इक्वल्स टू टोटल, एक्सक्यूज मी, डिवाइड बाय 5.0। और इसके बाद हमने सिस्टम डिबग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसका यूज़ करें और इसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं टोटल एंड परसेंटेज। थोड़ा सा अब स्क्रीन का साइज इंक्रीज कर दें। सो हमने यहाँ पर टोटल और परसेंटेज के लिए लिखा। पहले दो लाइन चेंज करेंगे, 2 लाइन गैप जनरेट करते हैं। नाउ प्रोवाइड कैप्शन टोटल and then colon sign with the total, and then put another caption for percent and put percentage, percent. All done. So this is the way how we can generate a result with the help of inner class. So inner class is a record class and outer class is a processing class. चलिए सेव करें। कहीं पे मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है लाइन नंबर 69 पे। 69 सबसे लास्ट लाइन है शायद,
69th, ओके 5, ये परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त सेमीकोलन नहीं लगा। चलिए ऊपर जाएं फिर से एंड सेव, डन। अब एनोनिमस बॉडी पे जाएं और चेंज कुछ नहीं है, बस रन करवाना है, एग्जीक्यूट। सो इस बार हमें टोटल और परसेंटेज भी आउटपुट में अवेलेबल मिल जाएगा विद डिबग स्टेटमेंट एंड डन। टोटल है 425, आउटपुट इज परसेंटेज है 85, परफेक्ट। सो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ इनर क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इनहेरिटेंस के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनहेरिटेंस के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इनहेरिटेंस के बारे में। इसके लिए हम लोग जो हमारा करंट क्लास है स्कूल रिजल्ट और स्कूल रिकॉर्ड, इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी हमने स्कूल रिकॉर्ड को इनर क्लास रखा था, अब हम उसे इनर क्लास से हटा के शिफ्ट कर देंगे सुपर क्लास में। और सुपर क्लास मतलब बेस क्लास, जो कि आपके जो इनहेरिटेंस क्लास है उससे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स यहाँ पे देगा। हमने यहाँ से स्कूल रिकॉर्ड को कट करते हुए जो कि इनर क्लास थी उसे हमने आपके स्कूल रिजल्ट से हटाकर शिफ्ट कर दिया स्कूल रिजल्ट के पहले और उसे बना दिया सुपर क्लास। मतलब एक सेपरेट, अभी ये दो सेपरेट प्रोग्राम हैं, ये स्कूल रिजल्ट अभी सेपरेट है और स्कूल रिकॉर्ड सेपरेट है। स्कूल रिकॉर्ड के पास है सेट लिस्ट जो कि विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डेटा को सेट कर रहा है। अब पब्लिक क्लास स्कूल रिजल्ट करेगा एक्सटेंड्स। यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया जाता है फॉर इनहेरिटेंस, जिसको एक्सटेंडिंग अ क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडिंग अ क्लास, तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा एक्सटेंड्स करके। हमने यहाँ पर एक्सटेंड्स किया और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है स्कूल रिकॉर्ड को एक्सटेंड कर रहा है। जैसे ही आ जाएगा एक्सटेंड स्कूल रिकॉर्ड, तो स्कूल रिकॉर्ड के पब्लिक और प्रोटेक्टेड सेक्शन, स्कूल रिकॉर्ड का पब्लिक और प्रोटेक्टेड सेक्शन जो है वो ओपनली अवेलेबल हो जाएगा फॉर स्कूल रिजल्ट। अब स्कूल रिकॉर्ड को एक्सटेंड करना मतलब इनहेरिट, तो ये बन गई है पेरेंट क्लास जो कि है स्कूल रिकॉर्ड इज अ पेरेंट क्लास और स्कूल रिजल्ट इज नाउ आवर चाइल्ड क्लास। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, सुपर क्लास और सब क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हैं। हमने सेट लिस्ट के सामने डेटा टाइप, जो सेट लिस्ट के सामने जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो लगा दिया प्रोटेक्टेड। मतलब अब इसे केवल डिराइव्ड क्लास डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और इसे भी कर दिया प्रोटेक्टेड। कंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स पब्लिक ही रहेगा एंड बाकी फंक्शंस भी पब्लिक हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमारे जो दो इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स थे वो प्रोटेक्टेड कर दिए गए हैं। अब एक्सटेंड करने के बाद स्कूल रिजल्ट को अपने जो बेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। अब स्कूल रिजल्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टोटल और परसेंटेज यहाँ से कॉल कर देगा। और जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है डिराइव्ड क्लास का, तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली बिहेवियर एग्जीक्यूट करता है। एक सिस्टम डॉट डिबग स्टेटमेंट ज़रूर प्लेस करेंगे और हम सीक्वेंस देखेंगे एग्जीक्यूशन, चाइल्ड क्लास और ऊपर हम लिख देंगे पेरेंट क्लास। तो देखेंगे मैसेजिंग में पहले कौन आ रहा है, फिर ऊपर गए हम लोग और यहाँ पे मैसेज रख दिया है पेरेंट क्लास। मैसेजिंग के थ्रू पता चलेगा कौन पहले रन हुआ, पेरेंट क्लास। ये एक मैसेजिंग हमने प्लेस करी है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसके बाद फिल रिकॉर्ड, सेट डेटा को कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली कॉल करेगा क्योंकि इसी के ही पास है फंक्शन। और सब्जेक्ट लिस्ट और मार्क्स लिस्ट को भी एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हैं जो ईजिली डिराइव्ड क्लास के पास अवेलेबल हैं।
सो विदाउट एनी बिग चेंज, बस हमें सामने से ऑब्जेक्ट की एक्सेस को हटाना पड़ा, क्योंकि अब सब लिस्ट और मार्क्स लिस्ट बेस क्लास के पास होते हुए भी हमारे लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि बेस क्लास में उनको हमने बनाया है प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर। सो इस तरह से रहा इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम, जो कि हमने इनर क्लास को चेंज करके इनहेरिटेंस में कन्वर्ट किया है इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका एक ट्रायल लेते हैं। सो मिसिंग यूएफ एट द पब्लिक 37th लाइन पर, 37th लाइन पर हमारे पास एंड ऑफ ईओएफ एंड ऑफ प्रोग्राम का क्या छूटा है, क्लास अवेलेबल है एक्सटेंड्स एंड ऊपर जो है क्लास एट पब्लिक कंपाइलर मिसिंग एंड ऑफ फाइल, कर्ली ब्रैकेट का इशू लग रहा है मुझे। सो यहाँ पे रहा कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हुआ, ये कर्लीस ख़त्म हुए और ये भी कर्ली ख़त्म हुआ है। इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा हमें, बट वो कह रहा है ओके, वो ये कह रहा है कि एक ही क्लास में, मतलब एक ही प्रोग्राम में स्कूल रिजल्ट पे आप दो अलग अलग क्लासेस कैसे बना रहे हो, ये मुझे यहाँ पे रीज़न है एग्जैक्टली। सो एक काम करते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग स्कूल रिकॉर्ड को पहले यहाँ से करते हैं कट किया, इसे सेव किया। स्कूल रिकॉर्ड अभी नहीं मिल रहा है इनवैलिड टाइप, तो अब इसे कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि सेव नहीं होगा। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने फॉर अ टाइम बीइंग एक नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड पे हमने अपना क्लास सेव किया और इस क्लास को भी लेकर आ जाते हैं। और पहले हमें सेव करना होगा सुपर क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास। ये प्रोग्राम हमने अभी नोटपैड पे ले लिया है पूरा, और इसे मैं कर रहा हूँ कैंसिल अभी सेव नहीं किया है। पहले हम सुपर क्लास बनाएंगे, दरअसल यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा पहले सुपर क्लास बनाने का। सो हम जाएंगे अपेक्स क्लास की तरफ, और एक न्यू क्लास बनाएंगे पहले, जो है स्कूल रिकॉर्ड का क्लास। दरअसल यूएफ इसलिए आ रहा था कि एक ही पे दो क्लासेस नहीं मिल रही थी। सो पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्कूल रिकॉर्ड का, इसे कॉपी किया, इसे किया पेस्ट, और ये है आपका स्कूल रिकॉर्ड क्लास, ये है पूरी स्कूल रिकॉर्ड क्लास। फाइन, हमने किया सेव। टॉप ओके, शुड बी पब्लिक, ग्लोबल और पब्लिक, सो लेट्स मेक इट पब्लिक, क्योंकि टॉप क्लास है वो प्राइवेट हो सकती है, कोई तो एक्सेसिबिलिटी होगी तभी तो इनर मेंबर्स और डेटा एक्सेस हो सकते हैं। सेव, ये बन गया स्कूल रिकॉर्ड हमारा। फाइन, स्कूल रिकॉर्ड हमारा बन गया है। अब हम अगेन जाते हैं अपेक्स क्लासेस के डैशबोर्ड पर और स्कूल रिजल्ट को दोबारा ओपन करते हैं। अब स्कूल रिजल्ट जो है वो यही पुराना वाला है, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था ये जो इनर क्लास के साथ वाला था। अब इसे एडिट करके इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू वाला कोड, या फिर हम लोग इस पे ट्रांसफ़र करेंगे आपका न्यू वाला कोड। सो या फिर एक काम करते हैं, हम क्यों इसको डिस्टर्ब करें, ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आगे चल के इसको गिटहब पे प्लेस कर दूंगा ताकि आप लोग यूज़ कर सकें। सो इसको कैंसिल करते हैं और एक न्यू क्लास बना लेते हैं। चलिए हम लोग जाते हैं अपने अपेक्स पैटर्न पे और एक नया ही क्लास बना लेते हैं। सो नोटपैड से लेकर आते हैं और क्लास का नाम चेंज कर देंगे, जो हमारी डिराइव्ड क्लास थी स्कूल रिजल्ट, उसका नाम चेंज कर देंगे। सो यहाँ से हमने इसका नाम स्कूल रिजल्ट की जगह स्कूल रिजल्ट सिस्टम कर देते हैं। इसका जो नाम करते हैं वो नाम कर देते हैं स्कूल रिजल्ट सिस्टम।
ये चेंज कर दिया नाम, जो एक्सटेंड कर रहा है स्कूल रिकॉर्ड को, जो ऑलरेडी क्लास बन चुकी है। सो सेव करते हैं। नॉन वर्चुअल एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ओके, सो हमने किया इसको क्विक सेव। नहीं, तब तक सेव नहीं होगा जब तक मैं उनके सामने वर्चुअल कीवर्ड नहीं जोड़ देता। एक्चुअली यहाँ पर एक पैटर्न है जो मैं स्किप कर गया। हमें बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड जोड़ना पड़ता है, ताकि इन केस अगर बेस क्लास के किसी फंक्शन का नाम डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के साथ मैच कर गया तो उस वक्त ये एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। सो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। सो ये थोड़ा सा हमारा बीच में प्रोग्राम का ऑब्स्टिकल आ गया। हम जाते हैं स्कूल रिकॉर्ड पे और एडिट मोड पे जाकर हमें इनके साथ एक कीवर्ड जोड़ना होगा, और वो कीवर्ड होगा वर्चुअल कीवर्ड। सो हमें क्लास के सामने भी वर्चुअल लगाना होगा, मेंबर फंक्शंस के सामने भी वर्चुअल कीवर्ड जोड़ना होगा। सो सिंटैक्स में कुछ चेंज आएगा, अब समझेगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त बेस क्लास की, और बेस क्लास के सामने लिखना होगा पब्लिक वर्चुअल, मतलब ये बेस क्लास बन सकता है। और इसी तरह से जो फंक्शंस भी बनेंगे वो होंगे वर्चुअल। सो वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब आपने C++ में पढ़ा होगा। वर्चुअल बेस क्लास हम लोग बनाते थे वर्चुअल इनहेरिटेंस के वक्त। तो यहाँ पे पहले से उन कीवर्ड्स को ऑलरेडी डिराइव्ड करके रखा गया है कि अगर सेम नाम से कोई फंक्शन डिराइव्ड क्लास में हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बेस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेव करते हैं इसे और लौटते हैं अपेक्स के क्लासेस के डैशबोर्ड पे और जाते हैं स्कूल रिजल्ट। जो सिस्टम वाला है वो सेव नहीं हुआ, सो एक न्यू ही बनाना था। सो हमने यहाँ पर पेस्ट किया वो पूरा कोड और क्लास का नाम रखा है स्कूल रिजल्ट सिस्टम। चलिए अब चेक करते हैं। सेव। इनवैलिड कंस्ट्रक्टर नेम स्कूल रिजल्ट। ओके, स्कूल रिजल्ट सिस्टम, ये तो अभी का एरर है हमारा। सिस्टम है क्योंकि काफ़ी हमने अभी एरर्स देखे। खैर वर्चुअल कीवर्ड मेरा ही मिस्टेक था, बट टोटली स्किप कर गया था वो टॉपिक। सेव, ऑल डन। सो स्कूल रिजल्ट सिस्टम हमने बना लिया है, जो एक्सटेंड कर रहा था बेस क्लास स्कूल रिकॉर्ड को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शंस। कॉपी करते हैं इसे, जाते हैं हम अपने एनोनिमस कोड की तरफ और एनोनिमस कोड में हमने ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कूल रिजल्ट की जगह स्कूल रिजल्ट सिस्टम का, क्योंकि वो स्कूल रिजल्ट सिस्टम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल रिजल्ट सिस्टम। चलिए तो रन करने से पहले एक बार थोड़ा बैक ट्रैक देखते हैं। स्कूल रिजल्ट सिस्टम एक डिराइव्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है स्कूल रिकॉर्ड को। स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू, अब स्कूल रिकॉर्ड को एक बार देखें फिर से। स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू हमें मिल रहा है सेट लिस्ट, जो एक सेट है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। हमें मिल रहा है मार्क्स लिस्ट, जो है लिस्ट ऑफ इंटीजर। कंस्ट्रक्टर है जो इनिशलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ सेट डेटा, और सेट डेटा के नाम से ही दो पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शंस हैं। जब इसे डिराइव किया गया, सो डिराइव्ड क्लास का नाम था स्कूल रिकॉर्ड सिस्टम, स्कूल रिजल्ट सिस्टम। स्कूल रिजल्ट सिस्टम ने इनहेरिट किया स्कूल रिकॉर्ड को, जिसके पास प्रोटेक्टेड सेक्शन के थ्रू लिस्ट और सेट आ गया है, और उसी लिस्ट और सेट को हमने सेट डेटा फंक्शन के थ्रू इनिशलाइज किया और रिजल्ट कैलकुलेट किया डिराइव्ड क्लास ने। चलिए तो अब इसे करते हैं रन। सो हमने कॉल किया एग्जीक्यूट को, क्योंकि इनर क्लास की जगह वो चला गया सुपर क्लास में, बट डिराइव्ड क्लास के जो मेथड्स थे वो सेम पैटर्न के थे। सो एग्जीक्यूट, एंड डिबग ओनली, एंड ऑल डन। सी पहले कॉल हुआ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, मतलब जैसे ही डिराइव्ड का कॉल हुआ उसने जंप कर दिया पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास। पहले रन हुआ पेरेंट का, मतलब सेट और लिस्ट इनिशलाइज हुए, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर मार्क्स इनिशलाइज हुए, और फिर कैलकुलेट हो गया। इस तरह से रन हुआ हमारे इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, जिसमें हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले फेस करी, और वो प्रॉब्लम थी बेसिकली वर्चुअल कीवर्ड ना जोड़ने की।
सो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा वर्चुअल कीवर्ड बिफोर क्लास एंड बिफोर मेंबर फंक्शंस, क्योंकि हो सकता है ये मेंबर फंक्शन जो है बेसिकली क्लास के सामने वर्चुअल कीवर्ड इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि मेंबर फंक्शन वर्चुअल्स थे, इस वजह से। अगर मेंबर फंक्शन वर्चुअल नहीं है तो क्लास के सामने भी वर्चुअल कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपके इनहेरिटेंस का प्रोग्राम एपेक्स प्रोग्रामिंग में। अब क्योंकि हमने इनहेरिटेंस देख लिया है तो इसके भी डिफरेंट मोड हैं कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी इजीली कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा सो बस एक्सटेंड्स के बाद आप कॉमा सेपरेटर लगाकर आफ्टर एक्सटेंड्स पहली क्लास का नाम लिखने के बाद आपको दूसरी क्लास के लिए यहाँ पे लगाना होगा कॉमा सेपरेटर। सो ज़्यादा कोई चेंज ओवर नहीं है। अगर दो क्लासेस एक्सटेंड करनी है तो पुट कॉमा एंड जो सेकंड क्लास नेम है आपको बस यहाँ पे सेकंड क्लास का नाम जोड़ना है, और आप इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सो वो कोई टफ जॉब नहीं रहेगा आपके लिए। सो इस तरह से था टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस। सो अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस के बाद का एक और टॉपिक जो कि कहलाता है आपका इंटरफेस। सो इंटरफेस बेसिकली एक क्लास का डिक्लेरेशन है जिसे हम कहते हैं क्लास प्रोटोटाइप, क्लास का एक स्ट्रक्चर, और जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है क्लास जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि जो भी डिक्लेरेशन, जो भी फंक्शंस हमने बनाए हैं इंटरफेस पे, और जब क्लास इंटरफेस को करेगा इम्प्लीमेंट तो क्लास को उन फंक्शंस को डिफाइन करना ही पड़ेगा जो इंटरफेस के अंदर फंक्शंस डिफाइंड हैं, ताकि क्लास का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट हो। सो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर होगा जो कि क्लास इनहेरिट करेगा, क्लास इम्प्लीमेंट करेगा अपनी डिक्लेरेशन के वक्त। सो हम जाते हैं अपेक्स क्लासेस की तरफ और एक न्यू सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। हमने स्टार्ट किया एक इंटरफेस जो कि है पब्लिक, साइज इंक्रीज कर दें इसका। सो पब्लिक इंटरफेस, और इस पब्लिक इंटरफेस का हमने नाम दे दिया है, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक प्रोग्राम बनाएंगे, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो नाम दे दिया है क्लास बॉडी, हमने नाम दिया है क्लास बॉडी। अब या क्लास बॉडी नहीं, प्रोसेस बॉडी, प्रोसेस बॉडी। और इस प्रोसेस बॉडी के अंदर हमने डिक्लेयर किया पब्लिक वॉइड, एक होगा सेट डेटा फंक्शन विथ टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, इंटीजर arg1 एंड इंटीजर arg2, एंड इसके बाद बॉडी नहीं है सेमीकोलन। फिर इसी तरह से होगा सेकेंड फंक्शन गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर, जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर। सो ये दो बॉडी हमने बनाई है, मतलब एक बॉडी बनाया इंटरफेस, और इंटरफेस का एक यहाँ पर चेंज करूँ, मैंने आई कैपिटल लिख दिया। सो पब्लिक इंटरफेस प्रोसेस बॉडी, और दो फंक्शन है सेट डेटा विथ टू इंटीजर और गेट रिजल्ट। सेव। सो एक्सपेक्टेड बट वाज पब्लिक इन लाइन नंबर 5। सो यहाँ पर हमारे पास ओके ये चेंज रहेगा क्योंकि डिराइव के वक्त हम पब्लिक लिखेंगे, अभी तो सिर्फ हमें देना था बॉडी स्ट्रक्चर। सो आप जो इंटरफेस पे बॉडी देंगे, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, आपको सिर्फ देना है डेटा टाइप, नेम और आर्ग्यूमेंट। डेटा टाइप जो कि है रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, नेम एंड आर्ग्यूमेंट। लिस्ट आपको सिर्फ प्रोवाइड करवाना है, आपको एक्सेस मोड नहीं देना है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक्सेस मोड नॉट
रिक्वायर्ड। चलिए सो सेव करते हैं फिर से, ऑल डन। सो ये बना है हमारे पास एक इंटरफेस प्रोसेस बॉडी के नाम से। अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी कुछ क्लासेस। किस तरह से? सो हम गए अपेक्स क्लास पे, हमने स्टार्ट किया न्यू कोड और हमने मेंशन किया पब्लिक क्लास एडिशन इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस बॉडी। सो ये रहा इंटरफेस का इम्प्लीमेंट्स स्टेटमेंट कि एक एडिशन नाम से क्लास बन रहा है और वो इम्प्लीमेंट्स करेगा प्रोसेस बॉडी को। अब प्रोसेस बॉडी को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि वो दो फंक्शंस बनाएगा ही, सेट डेटा और गेट रिजल्ट। सो उसके पास होगा सेट डेटा, उसके पास होगा गेट रिजल्ट। इसके अलावा वो और भी फंक्शंस चाहे तो बना सकता है, बट दो फंक्शन बनाने ज़रूरी होंगे। सो हमने लिखा यहाँ पर एक इंटीजर दो इंटीजर डिजिट 1 एंड डिजिट 2 और साथ ही साथ एक लिखा है रिज़ल्ट, और साथ ही साथ हमने रिज़ल्ट तो रिटर्न हो ही रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमने बनाया एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर एडिशन के अंदर हमने डिजिट 1 को कर दिया 0, डिजिट 2 को कर दिया 0, और अब बनाया गया पब्लिक void set data जिसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए जैसा कि आपका था इंटरफेस पे। आर्ग्यूमेंट का नाम चेंज हो सकता है, नॉट कंपलसरी कि आप arg1 लें, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। एंड क्योंकि सिग्नेचर में टाइप काउंट होता है, नाम काउंट नहीं होता कि आपने आर्ग्यूमेंट का नाम क्या रखा है। और इन्हीं को सेट कर दिया गया, डिजिट 1 इक्वल्स टू arg1, डिजिट 2 इक्वल्स टू arg2, इनको सेट कर दिया गया। सेट कर देने के बाद हमने यहाँ पे कहा है पब्लिक रिटर्न टाइप इंटीजर गेट रिजल्ट, और गेट रिजल्ट जो है वो इन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देगा। सो जस्ट हमें लिखना है रिटर्न डिजिट 1 प्लस डिजिट 2, दैट्स इट। सो हमारे पास अवेलेबल क्लास जिसमें कि दो फंक्शन है सेट डेटा, एक है सेट डेटा, एक है गेट रिजल्ट। अब सपोज करिए गेट रिजल्ट को नहीं बनाया, हमने कमेंट कर दिया, हमने गेट रिजल्ट नहीं बनाया, और इस क्लास को करते हैं सेव। इस क्लास को करते हैं सेव हम लोग बिना गेट रिजल्ट बनाए। सो यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, क्लास एडिशन मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड इंटीजर प्रोसेस बॉडी गेट रिजल्ट, क्योंकि तब तक इस क्लास को कंपाइलर क्रिएट नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक प्रोसेस बॉडी फुल्ली डिक्लेयर नहीं हो जाती इनसाइड योर एडिशन क्लास, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे। इम्प्लीमेंट में फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होना ज़रूरी है। सो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देना कंपलसरी हो जाएगा। ये है पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ताकि हम कोई भी चीज़ स्किप ना कर सकें। सो प्रोसेस बॉडी ने एक प्रोटोटाइप फिक्स कर दिया, उस प्रोटोटाइप को जब तक एडिशन फुल्ली क्वालिफाइड नहीं कर देता तब तक एडिशन को कंपाइलर क्रिएट नहीं करने देगा। सेव, ऑल डन। अब एडिशन के साथ मैंने सेम कॉपी कर दिया। अब क्यों, देखिए एडिशन की तरह ही एक और क्लास बनेगी सब्ट्रैक्शन, जो सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा, सेम बॉडी को फॉलो करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का होगा। मतलब यह है कहने का, सेम एक क्लास बनेगी बट एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन। सेम एक क्लास बनेगी जो कि होगी सब्ट्रैक्शन, जो इंप्लीमेंट करेगी प्रोसेस बॉडी को। मतलब प्रोसेस बॉडी को इंप्लीमेंट करने से ये रहा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही सिस्टर क्लासेस हो गई हैं। रीज़न, क्योंकि दोनों का पेरेंट प्रोटोटाइप एक ही है। अब यहाँ पर बस फ़र्क इतना आएगा कि इसका गेट रिजल्ट एडिशन की जगह क्या रिजल्ट डिलीवर करेगा,
सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, दैट्स इट। सो ये है द ब्यूटी ऑफ योर इम्प्लीमेंट्स, ताकि एक ही कॉमन स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए। ऑफ कोर्स एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन, कॉपी पेस्ट। सो टाइप करना ही बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग सच थिंग्स। सो ये रहा हमारे पास एडिशन क्लास और सब्ट्रैक्शन क्लास के दो बॉडी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोसेस बॉडी को, इनके यूज़ करने का तरीका भी अलग है। चलिए हम जाते हैं अपने एनोनिमस बॉडी की तरफ और फाइनल आउटपुट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। सो इंटरफेस को यूज़ करने का तरीका अलग है। इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है इंटरफेस का, ओबीजे ऑब्जेक्ट बना इंटरफेस का, लेकिन इस इंटरफेस को कंस्ट्रक्ट करता है उनका इम्प्लीमेंटेड क्लास, जो कि कॉन्क्रीट क्लास कहलाती है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो दो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं। सो न्यू इंस्टेंस ऑफ एडिशन। सो ये है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस। आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इंटरफेस का और उसको फिल करते हो, कंस्ट्रक्ट जो करते हो कॉन्क्रीट क्लास के थ्रू करते हो। सो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट क्लास। अब हमने कहा obj डॉट सेट डेटा। अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एडिशन के अंदर वो कौन सा फंक्शन है। इंटरफेस दे रहा है, इंटरफेस आपको दे रहा है दो फंक्शन, सेट डेटा और गेट रिजल्ट। सो ये इंटरफेस के फंक्शन है जो कि कॉन्क्रीट क्लास के थ्रू कॉल होंगे। सो obj डॉट गेट रिजल्ट, और जो गेट रिजल्ट है वो रिटर्न कर रहा है एक डेटा। सो हमने डायरेक्ट सिस्टम डॉट डिबग के अंदर लिखा एडिशन कोलन साइन कॉनकैट obj डॉट गेट रिजल्ट, और इसी तरह से कॉल कर देंगे हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के सब्ट्रैक्शन। मतलब ये रहा कि एडिशन क्लास को सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, और इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सेट डेटा कॉल किया इंटरफेस का, जिसने फंक्शनैलिटी रन करी एडिशन की। हमने फंक्शन रन किया इंटरफेस का जिसने फंक्शनैलिटी रन करी एडिशन की। फिर लाइन नंबर 14 पे इस ऑब्जेक्ट को एडिशन के कंस्ट्रक्टर की जगह सब्ट्रैक्शन के कंस्ट्रक्टर ने ओवरराइड कर दिया। अब लाइन नंबर 15 पे हमने इंटरफेस के मेथड के थ्रू कॉल किया सेट डेटा, जिसने सब्ट्रैक्शन का सेट डेटा कॉल कर दिया। सो बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर प्रोवाइडिंग अस अ कॉमन इंटरफेस फंक्शन। अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि सब्ट्रैक्शन के पास कौन सा फंक्शन है रिजल्ट देखने के लिए, या एडिशन के पास कौन सा फंक्शन है रिजल्ट देखने के लिए। दोनों ही एक ही बॉडी को फॉलो कर रहे हैं, और वो बॉडी थी इंटरफेस की बॉडी। So this is the function of interface in our object oriented programming, जो क्लास को देता है एक कॉमन प्रोटोटाइप, एक कॉमन इंटरफेस, एक कॉमन फंक्शनैलिटी, ताकि यूज़र के लिए जो आपका एनोनिमस बॉडी है वो इस वक्त यूज़र है, ताकि यूज़र के लिए फंक्शंस को एक्सेस करना आसान हो जाए। यहाँ पे एडिशन की जगह हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए तो अब इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट। यहाँ पे कह रहा है मेथड डज नॉट एग्जिस्ट सेट डेटा। सेट डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, विच बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम प्रोसेस बॉडी, प्रोसेस बॉडी सेट डेटा वाई। चलिए चेक करते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी का अंतर है। सेट डेटा गिवन है, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन है। प्रोसेस बॉडी, यहाँ पे तो फंक्शन को हमने पब्लिक ही बनाया है और इजीली कॉल होना चाहिए। वो कह रहा है सेट डेटा। चेक करते हैं सेट डेटा की फंक्शनैलिटी कहाँ पर है। तो हम कॉल करते हैं, आपके इंटरफेस को ओपन करते हैं। इंटरफेस हो गया प्रोसेस बॉडी, और यहाँ पर है सेट डेटा और गेट रिजल्ट, और दोनों ही अब यहाँ पर हमने एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवाया, और पब्लिक हम प्रोवाइड करवा नहीं सकते थे क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर जैसे ही मेंशन किया था तो एक्सेप्शन जनरेट हो गया था। और ग्लोबल हम मेंशन कभी करते नहीं है इसमें,
क्योंकि वो मेंशन करने का सेंस ही नहीं है। डिराइव क्लास में देखें हमने जो इनकी कॉन्क्रीट क्लास है उसमें पब्लिक मेंशन किया है कि नहीं, वैसे मेंशन किया है पब्लिक हमने। दोनों में पब्लिक मेंशनड है, पब्लिक सेट डेटा और पब्लिक गेट रिजल्ट सेट डेटा हमने कॉल किया। ओके ओके, माय मिस्टेक। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ है, आई टोटली स्किप, मेरा पूरा ध्यान लग गया किस किस चीज़ की तरफ, कॉलिंग की तरफ, एंड आई टोटली फॉरगेट टू प्रोवाइड टू मेजर आर्ग्यूमेंट्स। एडिशन करवाना किसका है भाई, एडमिशन करवाना है 23 और 10 का, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करवाना है हमें 10 और 6 का। माय गॉश, व्हाट अ मेजर मिस्टेक, सो सॉरी। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल डन और डिबग ओनली। सो फर्स्ट रिजल्ट एडिशन इज 33 परफेक्ट, सब्ट्रैक्शन 4 परफेक्ट। इस तरह से रहा रोल ऑफ योर इंटरफेस एंड कॉन्क्रीट क्लास, परफेक्ट। ये मेजर मिस्टेक हो गई थी। सो ये था पूरा ओवरव्यू अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन योर अपेक्स प्रोग्रामिंग। थैंक यू। Please like, subscribe my channel and share with your friends and other colleagues. Thank you so much.